Okay, so we have February March paper 2 to February March 21 का. ठीक है. Let's start with the paper. चलिए जी. So I hope everyone's ready. साथ साथ सॉल्व करेंगे, सही है. अच्छा, सबसे पहले वो बोलता है क्वेश्चन में कंप्लीट टेबल 1.1 बाय स्टेटिंग वेदर ईच ऑफ द क्वांटिटी इज अ वेक्टर और अ स्केलर. बेइंतहा आसान. एक्सेलरेशन आपके पास इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. Power is a scalar quantity, and again work is also a scalar quantity. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट में उसने आपसे बोला द वेरिएशन विद टाइम t ऑफ द वेलोसिटी v ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज शोन इन फिगर 1.1. वेलोसिटी की वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको ग्राफ के थ्रू शो कर रखी है. वो कहते हैं डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम t0 टिल t 4 सेकेंड. t0 से लेके 4 सेकेंड तक एक्सेलरेशन मालूम करनी है. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है दैट एग्जैक्टली शोज यू द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन. तो आपने वेलोसिटी ग्रेडियंट निकाल लेना है यहाँ से लेके यहाँ तक. ठीक है. तो अब यहाँ पे अगर हम चेंज इन y की वैल्यू लिखें तो द वेरिएशन इन y वो आपके पास. अच्छा, अब जरा इसको रीड करना पड़ेगा. वन स्मॉल बॉक्स इज 0.5. तो दिस वुड बी 1.335 एंड 1.4. तो 1.4 माइनस यहाँ जो वैल्यू है दैट वुड बी 0.7. एक दफा आप लोग थोरली देख लीजिएगा कि मैंने इसको सही रीड किया है. 0.7 डिवाइडेड बाय. अच्छा, एक्स एक्सिस में वी नो दैट इट्स 4 माइनस 0. तो जरा जल्दी से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा. एक्सेलरेशन की वैल्यू बताइएगा जरा जल्दी से यहाँ पे. 0.18 सबके पास यही आ रहा है. 0.18. ठीक है. तो दिस इज 0.18 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. अच्छा, अगले ही पार्ट में उसने कहा डिटरमाइन द डिस्टेंस मूव बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम t0 टिल t4 सेकेंड्स. इसी ड्यूरेशन के लिए डिस्टेंस आपको चाहिए था. अच्छा, डिस्टेंस के लिए आपको पता है कि एग्जैक्टली आप एरिया जो है वो इसका निकालेंगे. ठीक है. तो एरिया आपके पास बिकॉज इट्स अ ट्रेपीजियम. तो हम दोबारा पिक्चर की तरफ चले, डायग्राम की तरफ चले जाते हैं. हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको. देखिए, इट्स अ ट्रेपीजियम आपके पास. ठीक है. जो एरिया आपसे बोला है इसे निकालने को वो एक्चुअली ये वाला एरिया पे. ठीक है. अच्छा, अब आप इसको किस तरह सॉल्व कर रहे हैं. हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट. ठीक है. आई होप ये फॉर्मूला सबको याद हो. अगर किसी को बाई चांस ये फॉर्मूला याद नहीं है तो वो इस डायग्राम को पार्ट्स में ब्रेक कर सकता है एज एन अ ट्राइंगल एंड अ रेक्टेंगल. ठीक है. दिस वुड टेक अस फ्रैक्शन ऑफ अ लॉन्गर टाइम. ज्यादा नहीं लेगा बट स्टिल. सम ऑफ पैरेलल साइड में यू हैव 0.7 प्लस 1.4 मल्टीप्लाई बाय हाइट. हाइट की जगह में अगेन 4 ले रहा हूँ. ठीक है. इस कैलकुलेशन को इसके पार्ट की तरफ ले जाते हैं एंड आप लोग साथ साथ कैलकुलेट कर देंगे. तो हमने एरिया यहाँ पे कैलकुलेट किया. इसकी वैल्यू निकालेगा 4.2. तो एवरीवन इज गेटिंग अ 4.2 मीटर्स. ठीक है जी. उसके बाद पार्ट में वो बोलता है डिफाइन फोर्स. तो हाउ वुड यू डिफाइन फोर्स. अच्छा, मैं रुक इसलिए गया क्योंकि यहाँ पर भी मोस्टली ऐसा होता है कि गलत जवाब आ जाते हैं. तो हाउ वुड यू डिफाइन फोर्स. व्हाट वुड यू राइट टू डिफाइन फोर्स. ठीक है. ठीक है. एग्जैक्टली यू विल डिफाइन फोर्स एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ठीक है ना. मैं रुका इसलिए था कि अक्सर हमारी क्योंकि ओ लेवल से प्रैक्टिस हुई भी होती है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन. बेटा उस चीज को हम यहाँ पे इस्तेमाल
नहीं करेंगे, ठीक है ना। विल बी राइटिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो सिंपली आपने यहाँ पे लिखा इसको एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। एक्चुअली हमने ये लिखा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में उसने बोला द मोशन रिप्रेजेंटेड इन फिगर 1.1 इज कॉज्ड बाय अ रिजल्टेंट फोर्स acting on the object. On figure 1.2 is the variation of the force with टाइम t for t 0 से लेके 12 सेकंड तक आपको ये बताना है, ठीक है। अच्छा देखिए, आपके पास फोर्स टाइम ग्राफ बनाना है एंड दैट्स क्वाइट अनयूजुअल, क्योंकि हम फोर्स टाइम ग्राफ बनाते नहीं, ठीक है ना। हम बनाते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हम बनाते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, हम बनाते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। लेकिन अगर मैं एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का रिलेशन देखूं तो फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो रिलेशन, अच्छा क्योंकि इसने आपको वाई एक्सिस पे कोई वैल्यू नहीं दी हुई, तो यू आर नॉट सपोज टू कैलकुलेट द वैल्यूज, ठीक है। बस आपने इसको रैंडमली इसके कुछ फीचर्स के साथ इसको देखना है, ठीक है। अच्छा अब देखिए, पहले पार्ट में अगर मैं बात करूं तो लेट्स से कि आई एम ड्राइंग अ ग्राफ, जिसको हम वहां पे फिर दोबारा बना देंगे। अगर मैं इस तरह बनाऊं कि मेरे पास दीज आर दी एक्सेस एंड ये वाई एक्स एक्सेस हो गया। अच्छा अगर मैं पहले 4 सेकंड देखूं, सो द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन आपके पास कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो ये पहले 4 सेकंड के लिए बात है। उसके बाद फ्रॉम 4 seconds टू 8 सेकंड देयर वाज नो चेंज इन द वेलोसिटी। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन जीरो थी। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब है कि रिजल्टेंट फोर्स आपके पास जीरो थी। तो आफ्टर दैट देयर वुड बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है ना, वाई की वैल्यू जहाँ पे जीरो होगी। अच्छा नाउ 8 सेकंड से 12 सेकंड तक अगर आप देखें, सो द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, जिसका मतलब है कि ग्रेडियंट नेगेटिव है आपके पास, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव, यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स आपके पास नेगेटिव हो। लेकिन अगर आप कंपेयर करो द ग्रेडियंट ऑफ एक्सेलरेशन एंड द ग्रेडियंट ऑफ डिसेलरेशन, तो ग्रेडियंट ऑफ डिसेलरेशन इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब ये होगा द वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स वो भी थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो कंपैरेटिवली आपने एक ज्यादा वैल्यू शो कर दी, ठीक है। तो ये ग्राफ एक्चुअली आपके पास यहाँ पे किस तरह बनेगा, एक दफा उसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं कि 0 से लेके 4 तक आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी बिकॉज कांस्टेंट फोर्स थी, ठीक है। उसके बाद आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे ऑन एक्स एक्सिस शोइंग दैट द एक्सेलरेशन वाज जीरो, मतलब रिजल्टेंट फोर्स वाज जीरो। अच्छा डीसेलरेशन के लिए यू विल शो अ ग्रेटर वैल्यू, तो आपने नेगेटिव एक्सिस पे एक ग्रेटर वैल्यू इस तरह करके शो कर दी। सिंस वैल्यूज आर नॉट रिक्वायर्ड, मुझे यहाँ से अंदाजा हो रहा है, तो मैंने रफली इसको बनाया। हॉरिजॉन्टल होना मस्ट है, सेंटर में जीरो होना मस्ट है, कंपैरेटिवली लार्ज एंड स्मॉलर वैल्यूज होना मस्ट है, ठीक है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे उसने आपसे कहा नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेट व्हाट इज मेंट बाय वर्क डन। तो वर्क डन को हम सिंपली डिफाइन करते हैं एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू पैरेलल डिस्टेंस। तो हम वही बात यहाँ पे लिख देंगे। और 1 नंबर के लिए है तो बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की कोई खास जरूरत होती भी नहीं है, वैसे भी डेफिनेशन के अंदर हमें सिर्फ उसको डिफाइन करना है। तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड पैरेलल डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा पार्ट बी में उसके वो आपसे बोलता है बॉल is released from a balcony at top of a tall building. The ball falls vertically from rest and reaches a constant terminal velocity. The gravitational potential energy of the ball decreases by 60 as it falls from the balcony to the ground. The ball hits the ground with the speed of 16 meter per second and the kinetic energy of 23 joules. Show that the mass of the ball is 0.18.
जिस वक्त वो जमीन को हिट किया था उस वक्त की काइनेटिक एनर्जी भी है मेरे पास, उस वक्त की स्पीड भी है मेरे पास, हाफ एम वी स्क्वायर के अंदर इन दोनों चीजों को इस्तेमाल करके मैं मास की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, देखें, दी काइनेटिक एनर्जी is given by half mv square. ठीक है, the value of kinetic energy is 23, half mass की value is unknown to us and the speed is given to be 16 जिसका वो हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ से अपने मास की वैल्यू को शो करना है दैट दिस वैल्यू मस्ट बी 0.18 kg। तो जल्दी से आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा कि वैल्यू यही आ रही है आप लोग के पास। 0.179 मतलब टू सिग्निफिकेंट फिगर्स पे आते आते 0.18। ठीक है, अच्छा उसके बाद इसने बोला कैलकुलेट दी हाइट ऑफ द हाइट ऑफ द बैल्कनी अबव द ग्राउंड। ठीक है, इसने हमें एक चीज दी थी कि देयर वुड बी देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 60 जूल्स इन द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहाँ से मैं हाइट की वैल्यू निकाल सकता हूँ। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू एम जी इंटू चेंज इन हाइट। ठीक है ना, और हमें यही चेंज इन हाइट चाहिए। तो बेसिकली मेरे पास 60 जूल्स वॉज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मास की वो वैल्यू जो कि मैं ऊपर निकाल चुका हूँ मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा, एंड ग्रेविटी की वैल्यू इज 9.81 एंड चेंज इन हाइट चाहिए। तो हाइट की वैल्यू 34 मीटर्स सबके पास आ रही है। गुड। अच्छा अब ये बोलते हैं डिटरमाइन द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल एज इट फॉल्स फ्रॉम द बैल्कनी ऑन द ग्राउंड। एवरेज रेजिस्टिव फोर्स चाहिए आपको। ठीक है, देखिए एवरेज रेजिस्टिव फोर्स में किस तरह निकालूंगा, मैं यहाँ पे वर्क एनर्जी इक्वेशन का इस्तेमाल करूंगा जिस तरह के हम लोगों ने पढ़ा पढ़ा है इसको इन डिटेल। मैंने कहा कि एज इट फॉल्स इनिशियली इट हैड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट, और जैसे वो जा रहा था अ फ्रैक्शन ऑफ इट was converted into a kinetic energy, a part of it converted into kinetic energy, and the remaining part was work done against the resistive force। ठीक है, मुझे इतना पता है कि the change in potential energy is 60, उसमें से जो kinetic energy में convert हुआ that was 23, और work done against the resistive force अगर मैं निकालूंगा तो resistive force मैं इसको निकालूंगा resistive force multiply by the distance at which the resistive force was acting, तो वो total complete height मुझे लेनी पड़ेगी that is 34। ठीक है, तो this resistive force would be 60 minus 23 divided by 34। The value of average resistive force is 1.1 Newton। Everyone is getting the same value I hope। चलिए जी, बहुत जबरदस्त हो गया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब नेक्स्ट पार्ट, जरा 3 नंबर का डिस्क्रिप्टिव पार्ट आ गया। वो कहता है स्टेट एंड एक्सप्लेन द वेरिएशन इफ एनी इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इन बी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल व्हेन द बॉल इज मूविंग डाउनवर्ड्स बिफोर इट रीचेस अ कांस्टेंट एंड टर्मिनल वेलोसिटी। मतलब अगर इफ देयर इज एनी वेरिएशन बिफोर रीचिंग द टर्मिनल वेलोसिटी, ये आपने स्टेट भी करना एक्सप्लेन भी करना है। मेरे ख्याल से रिसेंटली पिछला जो हम लोगों ने पेपर सॉल्व किया था साथ में, या उससे पिछले वाला प्रोबेबली अभी रिसेंटली हमने ये डिस्कस किया था। यू हैव टू स्टेट यस देयर इज अ वेरिएशन। ठीक है ना, द एक्सेलरेशन डिक्रीजेस। क्यों एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है, बिकॉज जैसे जैसे वो नीचे गिर रहा होगा दी रेजिस्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन इट अपवर्ड डायरेक्शन में वो बढ़ रहा होगा, जिसकी वजह से रिजल्टेंट फोर्स जो है वो आपके पास डिक्रीज हो रही होगी। इवेंचुअली द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑन इट डिक्रीजेस। ठीक है, तो मैं अब सिर्फ पॉइंटर्स यहाँ पे लिख करके दे रहा हूँ कि आपने किन बातों को क्या कहते हैं हाईलाइट करना है यहाँ पे। आपने सबसे पहले तो यू हैव टू स्टेट, तो आप लिखेंगे द एक्सेलरेशन डिक्रीजेस।
ठीक है, एक बात तो आपने उसको ये बताई, दूसरी बात क्यों डिक्रीज हो रही है ये भी बताया। आपने बताना है कि एज द बॉल फॉल्स, resistive force increases, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो आप इसमें ऐड करोगे, रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीजेस, hence resultant acceleration decreases। ठीक है, जबरदस्त। The velocity increases, the resistance will also increase, due to which the resultant acceleration will decrease gradually। बस इसमें एक चीज ऐड कर दो, रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज हो रही है जिसकी वजह से आपके पास रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो है उसके अंदर एक डिक्रीज आ रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स का जिक्र यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी। चले, मूविंग ऑन टूवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन, वो आपसे बोलता है अ स्प्रिंग is extended by a force. The variation with the extension x of the force is shown in figure 3.1। एक load extension graph आपको show कर रखा हुआ है। State the name of the law that relates the force and extension of the spring। कौन सा law है जो इन दोनों को relate कर रहा है? Hooke's law। चलिए जी, तो यहाँ पे आप लिख देंगे Hooke's law। ठीक है, उसके बाद उसने बोला द स्प्रिंग कांस्टेंट एन न्यूटन पर मीटर ऑफ द स्प्रिंग, डिटरमाइन द स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट आपको ग्राफ का कौन सा हिस्सा बता सकते हैं? यहाँ पे आपके पास फोर्स और एक्सटेंशन ग्राफ है, ग्रेडियंट से आप निकाल लोगे। आपको पता है कि यहाँ पे आप जो ग्रेडियंट की वैल्यू निकालोगे, चेंज इन द फोर्स, द चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स, वो आपको देगा के की वैल्यू। सही है ना? तो के की वैल्यू मैं किस तरह निकाल सकता हूँ? के की वैल्यू यहाँ पे मैं निकालूंगा, द वैल्यूज आर 7, क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो सिंपली मैं 7 बल्कि इस तरह लिख देता हूँ, 7 - 0। अच्छा, एक्सटेंशन है 5, लेकिन यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड गलती होती है कि बच्चे सिर्फ 5 लिख दें। आपने 5 × 10⁻² लिखना है, क्योंकि अगर आप इधर नजर दौड़ाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटीमीटर। एंड ये वो चीज़ है, ये वो बारीकी है जो अक्सर हमसे जल्दबाजी में फरामोश हो जाती है। तो अब यहाँ से आप द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट निकाल करके मुझे दीजिएगा, और वही स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू होगी 140। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू निकाली 140 न्यूटन पर मीटर। अच्छा, फिर वो आगे बोलते हैं द स्ट्रेन एनर्जी इन द स्प्रिंग व्हेन द एक्सटेंशन इज 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन पर स्ट्रेन एनर्जी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हाफ के एक्स स्क्वायर से भी निकाल सकते हो, हाफ एफ एक्स से भी निकाल सकते हो। जब हाफ एफ एक्स को सॉल्व कर रहे होगे तो आपको जो एरिया लेना है वो सिर्फ यहाँ तक का लेना है। ठीक है, तो वहां पे एफ की वैल्यू आपके पास 5 पॉइंट, दिस इज 5.6 हो जाती है। ठीक है, तो दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर हमारे पास सेम आना चाहिए। ठीक है, मैं इसको स्ट्रेन एनर्जी सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं इसको हाफ एफ एक्स से भी सॉल्व कर सकता हूँ, मैं इसको हाफ के एक्स स्क्वायर से भी सॉल्व कर सकता हूँ। हाफ एफ एक्स से जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो वहां पे मैं फोर्स की वैल्यू 5.6 लूंगा, क्योंकि एट द एक्सटेंशन वैल्यू ऑफ 4 आपके पास जो फोर्स थी वो 5.6 थी। और अगर मैं इसको इस तरह करूंगा तो के की जगह मैंने लिखा 140 और एक्सटेंशन की जगह मैंने लिख दिया 4 × 10⁻²। ठीक है, अच्छा इस पे स्क्वायर आ जाएगा। तो अब दोनों से आपके पास सिमिलर वैल्यू आ जानी चाहिए, कैलकुलेट कर लें। 0.112 तो 0.11 लिख देंगे सिंपली आप। ठीक है जी,
चलो, अब अगले पार्ट में उसने आपसे कहा कि one end of the spring is attached to a fixed point, a cylinder that is submerged in a liquid now suspended from the other end of the spring. ठीक है, इसी स्प्रिंग की बात हो रही है जिस स्प्रिंग की कैलकुलेशन हम पिछले पार्ट में कर रहे थे। मतलब इसका स्प्रिंग कांस्टेंट एंड एक्सटेंशन वगैरह की वैल्यू हम ग्राफ से और स्प्रिंग कांस्टेंट की सेम वैल्यू हम यूज करेंगे। इनफैक्ट उसने स्प्रिंग एक्सटेंशन 4 सेंटीमीटर ही दे रखी हुई है, तो हमें वैल्यू ऑफ दी फोर्स तो पता ही है वहाँ पे। उसने जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी हुई है आगे, वो आपसे क्या कहते हैं, एक दफा पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं सिलेंडर हैज अ लेंथ ऑफ 5.8 सेंटीमीटर। सिलेंडर की जो लेंथ है दैट इज 5.8 सेंटीमीटर। द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 1.2 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। द वेट इज 6.2, जो उसका हैंग हुआ हुआ है, जो सिलेंडर का अपना वेट है। द सिलेंडर इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्सेस ये बराबर है व्हेन द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इज 4 सेंटीमीटर। तो मतलब टेंशन इन द स्प्रिंग इज 5.6 न्यूटन। ठीक है, शो दैट अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन द सिलेंडर इज 0.6। तो देखें अपथ्रस्ट जो होगा यहाँ पे, अपथ्रस्ट होगा आपके पास वेट माइनस द टेंशन फोर्स। वेट मुझे इसका 6.2 न्यूटन गिवन है, एंड प्रीवियस ग्राफ से हमने देखा था कि 4 सेंटीमीटर के अगेंस्ट जो वैल्यू ऑफ द फोर्स आ रही थी दैट वाज 5.6। तो जो रिमेन जो चेंज इन दीज वैल्यू है दैट इज इक्वल टू अप थ्रस्ट, तो वो आपके पास 0.6 न्यूटन आ जाता है। ठीक है, आगे बोलते हैं कैलकुलेट द डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन द बॉटम फेस एंड द टॉप फेस ऑफ द सिलेंडर। चलो, नाइस वन। उसने आपसे डिफरेंस इन प्रेशर पूछा अपथ्रस्ट का। जब हम ड्राइव कर रहे थे अपथ्रस्ट, तो हमने वहां पे फॉर्मूला पढ़ा था कि अपथ्रस्ट इज बेसिकली एरिया इनटू चेंज इन प्रेशर। याद होगा, ये हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, राइट। और आपको चेंज इन प्रेशर ही चाहिए, तो आप चेंज इन प्रेशर किस तरह निकालोगे? अपथ्रस्ट की वैल्यू आपके पास है 0.6 और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सिलेंडर इज गिवन 1.2 10⁻³ 1.2 इंटू 10⁻³ तो यहाँ से आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.5 इंटू 10⁻³। तो 500 पास्कल्स आ रहा है बस। एक दफा इस वैल्यू को चेक कर लीजिएगा। ठीक है जी, गुड हो गया। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। जी अयान, बोलिए। अच्छा, मैंने कहा देखो, जब हम अपथ्रस को वो कर रहे थे, ड्राइव कर रहे थे, तो अपथ्रस का एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा है ना, मैं इसको रिकॉल कर लेता हूँ। देखो अपथ्रस का जो एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है दैट इज ρ/G/V। लेकिन ये फॉर्मूला आया कहाँ से था? हम लोगों ने पढ़ा था ये फॉर्मूला फ्रॉम दी डेरिवेशन जो हम लोगों ने की थी एक छोटी सी अपथ्रस की, जहाँ पे हम डिफाइन करते थे। तो देखें आपके पास जो देर इज अ डिफरेंस इन फोर्स टॉप टू बॉटम, एंड फोर्स आपके पास प्रेशर इनटू एरिया होती है। एरिया तो आपके पास कांस्टेंट है, बट दैट डिफरेंस इन फोर्सेस इज ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ प्रेशर। ठीक है ना, वो प्रेशर को हमने ρ/G/H से कंपेयर किया था, और H हमने इस तरह कहा था कि जनाब दिस इज ρ/G चेंज इन H इंटू A, एंड इसको हम लोगों ने वॉल्यूम बना दिया था, तो यहाँ से ये फॉर्मूला आपके पास ρ/G/V बना था। तो हम लोगों ने इस वाले पार्ट के अंदर इसका ये वाला फेज इस्तेमाल किया। ठीक है ना, तो चेंज इन प्रेशर हमें चाहिए था, एरिया वाज गिवन, अपथ्रस्ट की वैल्यू ऊपर वाले पार्ट के अंदर हमने निकाली थी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास डिफरेंस इन प्रेशर आता है, टॉप टू बॉटम डिफरेंस इन प्रेशर क्या है। क्लियर है? चलिए जी, अगले पार्ट में बोलते हैं कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अब यहाँ पे डेंसिटी मालूम करनी है, तो आप सिंपली ρ/G/V अगेन मतलब अपथ्रस्ट का जो दूसरा वाला फॉर्मूला है उसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करेंगे हम? हमारे पास है रो अपथ्रस्ट इक्वल्स टू ρ/G/V। अच्छा, डायमेंशन हमें गिवन है, तो वॉल्यूम निकालना मुश्किल बात नहीं होगी। डेंसिटी को हमें कैलकुलेट करना है। अपथ्रस्ट की वैल्यू इज 0.6, ग्रेविटी इज 9.81,
अच्छा, एरिया अभी हमने 1.2 × 10⁻³ लिया था, और मुझे चाहिए होगी इसकी हाइट, दैट इज 5.8 सेंटीमीटर्स। तो मैं इसको 5.8 10⁻² लिखूंगा, मीटर्स में कन्वर्ट करके, एंड आई गेट द वैल्यू ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करके बताइएगा मुझे। 878, इसको 880 कर दे, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है ना, ये हो गया आपके पास 880। आगे उसने आपसे बोला द लिक्विड इन सी इज रिप्लेस बाय अनदर लिक्विड ऑफ ग्रेटर डेंसिटी। ठीक है ना, मतलब ज्यादा डेंसिटी आ गई है। सी द इफेक्ट इफ एनी ऑफ दिस चेंज ऑन द अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन द सिलेंडर। अपथ्रस्ट पे क्या फर्क पड़ेगा? upthrust is rho gv. If rho increases, so upthrust increases. Yes, upthrust आपके पास increase हो जाएगा. And what about the extension? Since upthrust increase हो गया है, तो value of tension would decrease. weight तो constant है आपके पास, value of tension decrease होगी, तो इसका मतलब ये है कि the extension in the spring will also decrease. ठीक है, तो this would decrease. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अपथ्रस्ट यू इंक्रीज हो रहा है, रो जी वी के हिसाब से डेंसिटी बढ़ा रहे हो, अपथ्रस्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी। अपथ्रस्ट और टेंशन मिलकर के जो है वो आपके सॉरी, यस एग्जैक्टली, अपथ्रस्ट एंड टेंशन जो है वो वेट को बैलेंस कर रहे थे। सिंस अपथ्रस्ट ने अपना मैग्नेट बढ़ा लिया है, तो टेंशन के ऊपर कम लोड आ रहा होगा, टेंशन वुड डिक्रीज। टेंशन जो है वो स्प्रिंग की रिस्टोरिंग फोर्स थी, वो कम हो गई, तो मतलब एक्सटेंशन वुड डिक्रीज एग्जैक्टली। ठीक है, चलेंगे। अच्छा, आगे उसने आपसे पूछा स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जल्दी जल्दी बताओ कि सुपरपोजिशन में आप क्या लिखते हो, मतलब जब वो आपसे पूछे स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यूजली मैं यहाँ पर फिर वही वाली बात रिपीट करूंगा, डेफिनेशंस पे आकर के मैं इसलिए रुक जाता हूँ कि यूजली डेफिनेशन सबको पता होती है व्हाट सुपरपोजिशन है, लेकिन जब हम लिखने पे आते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसी बात कह जाते हैं, तो वो गड़बड़ कर देता है। तो बताइए, क्या आंसर लिखेंगे आप लोग यहाँ पर? बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट है। चलिए जी, when two progressive waves interfere, the total displacement of the resultant wave is algebraic sum of their individual displacements। ये तो सही है, बस इसमें टू और मोर वेव्स कर दो, डिफाइन कर रहे हो ना। तो जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम स्पेसिफिक केसेस की बात कर रहे होते हैं, लेकिन इंटरफेरेंस में अगर इन केस ऑफ मल्टीपल वेव्स, बल्कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जब हम पढ़ते हैं, तो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल इंटरफेरेंस, है ना। when two or more waves cross at a point, नहीं, meet at a point कर दो, the displacement at the point is equal to the sum of the displacement of the individual wave। मैं क्रॉस को क्यों मना कर रहा हूँ? हो सकता है दो वेव्स क्रॉस करके चले जाए, इंटरफेयर ना करें, वेरी वन, मतलब वो इंटरफेरेंस का जो एक अच्छा इंटरफेरेंस की हमारे पास रिक्वायरमेंट है, दो वेव जा रही थी, वो फुलफिल ही नहीं कर रही थी, और इंटरफेयर ही नहीं थी, एक ब्लू लाइट थी एक रेड लाइट थी, समझ में आ रही बात। तो हमने लिखना क्या होता है, जो पहली बात हमें मेंशन करना जरूरी है यहाँ पे, वो ये है कि व्हेन टू और मोर वेव्स मीट एट अ पॉइंट। ठीक है, तो इस चीज को आपने हाईलाइट करना जरूरी है, तो मैं इसको लिख देता हूँ। लिखते हैं यहाँ पे व्हेन टू और मोर वेव्स मीट एट अ पॉइंट। एक बात ये हो गई, ठीक है। अच्छा, तो दूसरी बात आप लिखेंगे
वही डिस्प्लेसमेंट वाली, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज द सम ऑफ is the sum of individual displacement. ठीक है, इसको एक तरीके से लिख देना, थोड़ा सा मैंने बहुत रैंडमली और गंदे से लिखा है। चलिए जी, अब नेक्स्ट पार्ट वो आपसे क्या कहता है इसमें देखते हैं। वो कहता है a transmitter produces a microwave that travels in air towards a metal plate as shown in figure 4.1। एक माइक्रोवेव ट्रांसमीटर है, सामने मेटल प्लेट रखी हुई है, बीच में एक माइक्रोफोन माइक्रोवेव रिसीवर भी रखा है आपके पास। ठीक है, the microwaves has a wavelength of 0.04 meter. The stationary wave is produced between the transmitter and the plate। वेव जा रही है, टकरा के वापस आएगी और उसकी वजह से आपके पास एक स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, अच्छा उसने आपसे पूछा एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द मेटल प्लेट। मेटल प्लेट का यहाँ पे फंक्शन क्या है, तो देखिए मेटल प्लेट इज एक्टिंग एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है ना, तो उसने फंक्शन पूछा है तो हम लिख देंगे कि इट इज अ वेव रिफ्लेक्टर, या फिर आप लिखेंगे कि इट प्रोवाइड्स रिफ्लेक्शन, या फिर इट कॉजेज रिफ्लेक्शन, जो भी वर्ड आपको मुनासिब लगे यहाँ पे। बेहतर ये है कि इट एक्ट्स एज अ रिफ्लेक्टर, एक्ट्स एज अ वेव रिफ्लेक्टर। ठीक है, अच्छा उसके बाद उसने आपसे पूछा, ठीक है, उसके बाद उसने उसे कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी इन गीगाहर्ट्ज। तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, जिस बात के उसने 3 नंबर दे दिए, है ना। तो जब वो 3 नंबर देने लगे तो आपने अपने आंसर को जरा सजा सवार करके देना है उसके सामने। पहले लिखना है आपने फॉर्मूला। ठीक है, फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो आपने लिखा सी ओवर लेमडा। यहाँ पे सी की वैल्यू लिखी 3 × 10⁻⁸, डिवाइड किया इसको वेवलेंथ से, वेवलेंथ थी आपके पास 0.04। तो फिर दोबारा कंफर्म कर लें, यस इट्स 0.04। तो अब यहाँ से आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखो v इज मोर ऑफ अ जनरल सिंबल फॉर द स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है ना, हम वेलोसिटी रेफर करते हैं, यहाँ पे होती एक्चुअली स्पीड है। और c स्पेसिफिकली बात आ जाती है जब हम स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहे होते हैं, इस वजह से। ठीक है, अब उसने बोला अच्छा आपने निकाली 7.5 × 10⁻⁹। तो आपने क्योंकि गीगा हर्ट्ज के अंदर आंसर देना था, तो अपने आंसर में ना अब यहाँ पे सिर्फ 7.5 लिखे, क्योंकि उसने यहाँ पे यूनिट्स का लिखे हुए, गीगा हर्ट्ज लिखे हुए। राइट, तो अपने आंसर की जगह आप लिखेंगे 7.5। चलिए आगे देखिए वो क्या पूछता है। आगे उसने पूछा है a microwave receiver is initially placed at X where it detects an intensity minimum as a node in case of stationary wave. The receiver is then slowly moved away from the X towards the plate. Acha. Determine the shortest distance from X of the receiver when it detects another intensity minimum. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप बता दें जहां वो दूसरा मिनिमम जो है, मिनिमा जो है वो करेगा। मतलब इन शॉर्ट बात ये है कि वो आपसे दो नोड्स के दरमियान का डिस्टेंस पूछ रहा है। अच्छा वी नो दैट के दो नोड्स के दरमियान का डिस्टेंस जो होता है वो हाफ लेमडा के बराबर होता है। तो सिंपली हमारी जो वेवलेंथ है हम उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, दैट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स। ठीक है, तो वेवलेंथ जो डिस्टेंस होगा आपके पास दो नोड्स के दरमियान, दैट वुड बी λ/2। ठीक है, लेमडा की वैल्यू इज 0.04, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.02। ठीक है, आई होप इस पॉइंट के अंदर खास कोई मुश्किल तो हाँ ठीक। ठीक है, अच्छा उसके बाद उसने आपसे बोला डिटरमाइन द नंबर ऑफ इंटेंसिटी मैक्सिमा दैट आर डिटेक्टेड बाय द रिसीवर एज इट मूव्स फ्रॉम एक्स टू अ पोजीशन दैट इज 9.1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एक्स।
इंटेंसिटी मैक्सिमा चाहिए, मतलब वो नंबर ऑफ एनोड्स आपसे पूछ रहे हैं कि कितने एनोड्स यहाँ पर बनेंगे अगर वो 9.1 सेंटीमीटर जो है वो उसको हमने मूव करवाया। तो मेरे पास 9.1 को अगर मैं यहाँ पे मीटर्स में कन्वर्ट करने के बाद कैलकुलेट करूँ, मैंने 9.1 को डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स डिवाइड कर देना। ठीक है, यहाँ से जो मेरे पास एक वैल्यू आएगी, साथ साथ आप लोग भी कैलकुलेट करें। अच्छा, मैंने कहा 9.1 इंटू 10⁻² को मैंने डिवाइड कर दिया 3.02 से। ठीक है, मेरे पास आया द वैल्यू 4.55। अच्छा, 4.5 का मतलब ये है कि अगर मैं इस 0.5 वाली चीज को छोड़ दूं तो इतना तो मुझे पता है कि यहाँ पे मेरे पास चार पूरे पूरे नोड्स बन रहे हैं। ऐसा है? ठीक है, चार पूरे पूरे नोड्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मेरे पास एक, अच्छा, 4.5 का डिस्टेंस है, तो उस चीज को जहन में रखिएगा। एक एंटी नोड आपके पास यहाँ बना होगा, एक एंटी नोड आपके पास यहाँ बना होगा, एक एंटी नोड आपके पास यहाँ बना होगा। ठीक है, स्टेप है। हमने कहा कि 4 सेंटीमीटर की वेवलेंथ है ना, तो क्या मतलब है? 4 सेंटीमीटर की वेवलेंथ का मतलब ये है कि आपके पास एक वेव, दूसरी वेव, ये हो गए 8 सेंटीमीटर, इन अ डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर आपके पास 2.5 वेव्स बनी, और उसने 0.1 कहा था, तो जो आखिरी वेव थी उसको मैंने नॉट कंप्लीट बल्कि इस तरह करके शो कर रखा हुआ है। सही है। अब यहाँ पे मैं नंबर ऑफ एनोड्स यहाँ पे काउंट कर सकता हूँ। सबसे पहले नंबर ऑफ नोड्स अगर काउंट करूंगा तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना, और ये 6 बन रहे हैं। हमने इसको 0.04 से डिवाइड करना था, हमने हाफ उससे डिवाइड कर रखा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे नंबर ऑफ एनोड्स मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमा देखूंगा तो 1, 3, 4 एंड ये 5। ठीक है, सो ये नहीं होना चाहिए। सही है। एक दफा दोबारा आप लोग इसको देख लें, मतलब 9.1 × 10⁻², बाय, सॉरी, एक सेकंड में अपनी इस कैलकुलेशन को दोबारा परफॉर्म कर लूँ। इट्स वेरी टफ टू यूज कैलकुलेटर्स इन अ स्मार्टफोन। ठीक है, सो वो जो आपके पास 2.2 आ रहा है, दिस गिव्स यू द नंबर ऑफ वेव्स। ठीक है ना, कि आपके पास 2.2 वेव्स बन रहे हैं। तो 2.275 आ रहा है एक्चुअली मेरे पास। तो 2.275 का मतलब ये है कि एक वेव मैंने यहाँ पे कंप्लीट बनाई थी, दिस वाज वन कंप्लीट वेवलेंथ। फिर ये दूसरी वेव बनी थी, ठीक है, एंड दिस वाज द थर्ड वेव जो कि मेरे पास इतनी यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ से मुझे पता चला कि आई एम गेटिंग एक्चुअली 5 टोटल इंटेंसिटी मैक्सिमा, यहाँ पर 5 है। सही है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, एमसीक्यूज के अंदर भी आप देखोगे जो आपके पास उसके क्या कहते हैं, स्टैंडिंग वेव्स के क्वेश्चंस होते हैं। अगर वो उसमें आपको कंफ्यूजन हो रही हो कि कैलकुलेशन में क्या करना है, तो भाई सबसे आसान तरीका, जो मैं अपने लिए ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कि अगर मैं कभी अपनी कैलकुलेशन में कंफ्यूज हो जाता हूँ तो आई जस्ट ड्रॉ दी वेव जस्ट लाइक दिस। ठीक है ना, मैं वेव ड्रॉ करना शुरू कर देता हूँ, तो दैट्स वेरी इजी। तो जब भी कभी कंफ्यूज हो वेव ड्रॉ करना शुरू कर दो, वेव ड्रॉ करके बिल्कुल आइडिया हो जाएगा स्टेशनरी वेव्स के अंदर। दिस इज माई चीट कोड, व्हाट आई डू। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 में वो आपसे बोलता है, अ सोर्स ऑफ साउंड इज अटैच्ड टू अ रोप एंड देन swung at a constant speed in a horizontal circle। ऐसे ऐसे करके घुमाना शुरू कर दिया, उसको साउंड सोर्स है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड सवाल है ही। उसने कहा द हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ पाथ ऑफ सोर्स रेडियस 2.4 मीटर। जो रेडियस है सर्कुलर पाथ का जिसके अंदर वो सोर्स आपके पास गोल दायरे के अंदर घूम रही है, वो 2.4 मीटर्स का है। द सोर्स मूव विद स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड
एंड emits a sound of frequency 951, तो मतलब ये इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी है. The speed of the sound in air is 330 meter per second. That is value of V. An observer standing a very long distance away from the source hears the sound. ठीक है. Calculate the minimum frequency to three significant figures. अब देखो इस बारे में लास्ट एक दो क्लास पहले बहस हुई थी शायद, तो अब उसने बोल दिया है तीन सिग्निफिकेंट फिगर में, तो वी हैव टू स्टिक टुवर्ड्स थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ द साउंड हर्ड बाय द ऑब्जर्वर. व्हाट वुड बी द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी? देखो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी उस वक्त होगी व्हेन देयर वुड बी अ ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ. ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ आपके पास उस वक्त होगी जब ये उससे दूर जा रहा होगा. ठीक है ना. तो याद होगा जब वो दूर जा रहा होगा, तो बेसिकली हमने एक डायग्राम बनाई थी. वो डायग्राम अगर पिक्चर में किसी तरह मतलब दिमाग में अगर किसी तरह वो रख लो, ठीक है, तो बहुत आसानी हो जाती है. क्योंकि इसको आई नो कि इट्स कंफ्यूजिंग कि यार प्लस का केस कब था, माइनस का केस कब था. तो दिस इज द थिंग. तो ये लेट्स से कि दिस इज अ मूविंग ऑब्जेक्ट. ठीक है. सो इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. तो अगर यहाँ कोई बंदा खड़ा हुआ है ना, तो उसको जो वेवलेंथ सुनाई दे रही है इट इज ए शॉर्टर वेवलेंथ, और यहाँ जो बंदा खड़ा हुआ है लेट्स से कि उससे दूर जा रहा है, तो उसको ग्रेटर वेवलेंथ सुनाई दे रही है. राइट. अगर इस पिक्चर को दिमाग में किसी तरह समा सकते हो ना, तो ये पिक्चर जहन में रखोगे तो तुम्हें याद रहेगा कि करीब जाने वाला दूर जाने वाला केस कौन सा है. उसने बोला मिनिमम फ्रीक्वेंसी. मिनिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि ही इज टॉकिंग अबाउट द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ. ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ उस वक्त होगी जब ये सोर्स उससे काफी दूर जा रहा है. एंड वो दूर जाने का मतलब ये है कि इफ दिस इज दिस नियरेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, तो आपके पास दिस इज द फारदेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, अभी सबसे दूर होगा. राइट. तो अब आपने इसके अंदर इसकी वैल्यूज पुट इन कर देंगे. तो व्हाट वुड बी द केस, आपके पास होगा जनरल फॉर्मूला के हिसाब से एफ नॉट द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी वुड बी वी ओवर वी प्लस एस, वी प्लस वी एस इंटू एफ एस. सो दिस इज द ओनली थिंग जहां पर बच्चों को कंफ्यूजन होती है, यार यहाँ पे ऐड वाला केस है, यहाँ सब्ट्रैक्ट वाला केस है. तो यहाँ पे वैल्यूज पुट इन करोगे और आप ऑब्जर्व वैल्यू निकाल दोगे फ्रीक्वेंसी की. v is the speed of air 330 प्लस vs आपके पास 12 मीटर पर सेकेंड था, एंड सोर्स की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 951 थी. तो यहाँ से आप स्पीड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालोगे. जल्दी से वैल्यू निकाल के देना. तीन सिग्निफिकेंट फिगर उसने बोला है. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास वैल्यू आ रही है 917.6. फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाते हैं. आपने इसको 918 लिखते हैं, 918. ठीक है. अच्छा अब देखिए सवाल. उसने बोला द सर्कुलर पाथ ऑफ द सोर्स हैज अ रेडियस 2.5 meters. Determine the shortest time interval between the observer hearing the sound of minimum frequency and observer hearing the sound of maximum frequency. ठीक है. मिनिमम और मैक्सिमम का जो है उसने आपसे पूछा है. तो देखें आप इसको किस तरह निकालेंगे. मिनिमम और मैक्सिमम का जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन है जिस ड्यूरेशन में वो यहाँ से लेके यहाँ तक गया. ठीक है ना. क्योंकि यहाँ पे वो एफ मैक्स सुन रहा था एंड इस पॉइंट पे वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी सुन रहा था. अब आपको टाइम चाहिए एंड सिंपल काइनेमैटिक्स के रूल्स लगाएंगे. आपके पास स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम. सिंस वी नीड टाइम तो हम करेंगे डी ओवर स्पीड. अच्छा अब डिस्टेंस जो है वो आपके पास हाफ सर्कुलर पाथ है. नहीं 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 नहीं, यहाँ तो स्टेशनरी वेव का सवाल ही नहीं ना बेटा. तो नोड एंड एंटी नोड का तो देखो वो सवाल खत्म हो गया. वो सवाल आपके पास खत्म हो गया. यू आर ऑन अ न्यू क्वेश्चन ओवर हियर. अच्छा आई शुड पॉइंट दिस आउट. एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है बच्चों. अक्सर हम रियलाइज नहीं कर पाते क्वेश्चन चेंज हो चुका था, तो हम उसी जोन में होते हैं कि उसी कॉन्सेप्ट के अंदर बैठे हुए होते हैं. ऐसा कब होता है
यूजुअली बहुत कम देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 बिलोंग्स टू सेक्शन वेव्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 और वेव्स का नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी का होगा। ठीक है, लेकिन बेटा वेव्स में, इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा हो जाता है कि यू गेट टू क्वेश्चंस। अब जैसे पिछला क्वेश्चन वाज फ्रॉम द स्टेशनरी वेव, एंड ये वाला क्वेश्चन बल्कि एक सुपरपोजिशन की उसने बात करी, खैर स्टेशनरी वेव इज अ पार्ट ऑफ सुपरपोजिशन, एंड दूसरा उसने डॉपलर का पूछे ना। तो यस, दैट इज अ लॉजिकल मिस्टेक, तो उसमें कोई मसला नहीं है, बट ये है कि ये वाला कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लग रहा आपके पास। अच्छा, अब डिस्टेंस आप कौन सा लेंगे? डिस्टेंस आप लेंगे हाफ सर्कल का। दी पूरे सर्कल का जो डिस्टेंस है सर्कमफेरेंस, वो आपके पास होता है 2 पाई आर। आपका जो डिस्टेंस होगा दैट वुड बी, ये ट्वाइस द डिस्टेंस है, आपका जो डिस्टेंस है वो उसका हाफ होगा, दैट इज पाई आर। तो यहाँ पे मैंने पाई आर की वैल्यू 2.4 एंड स्पीड जो है जिससे वो घूम रहा है दैट इज ट्वाइस। ठीक है, तो आप ये वैल्यू निकालिएगा जल्दी से। आई होप समझ में आ गई होगी लॉजिक कि हमने किस तरह ये सारी चीजें डिसाइड की कि हमने करना क्या है। तो हमारा, चलिए मेरे पास तो मैथ एरर आ रहा है। चलिए, 0.62। हाँ जी बच्चों, आप लोगों के पास क्या आंसर आ रहा है? मेरे पास एक्चुअली आंसर आ रहा है 0.6283 628 है, तो मैं 0.63 कर दूंगा इसको एग्जैक्टली। तो जो टाइम इंटरवल मेरे पास आया वो आया 0.63। आई होप लॉजिक सवाल की समझ में आ गई होगी कि हमने किस लॉजिक के तहत इसको सॉल्व किया। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। फेवरेट पार्ट आ गया। स्टेट किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, बहुत रेयरली देखने को मिलता है ना, कम कम देखने को मिलता है। मैंने किरचॉफ्स रूल पढ़ाते हुए कहा था कि वो कभी भी मतलब हमारे पास KCL KVL की तरह नाम नहीं है। मतलब इन डिफरेंट बोर्ड्स विल गो, यू विल फाइंड द नेम्स KVL के, मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स सेकंड वोल्टेज लॉ। यहाँ पे फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ से करता है, तो यू नीड टू रिमेम्बर दिस कि फर्स्ट लॉ क्या था। फर्स्ट लॉ क्या था भैया, जरा जल्दी से कोई बताएगा फर्स्ट लॉ क्या था? फर्स्ट लॉ is related to current, yes, current entering a junction is equals to the current leaving the junction। इसको बस टोटल का वर्ड यूज कर लो यहाँ पे, टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल्स टू टोटल करंट लीविंग द जंक्शन। और आप इस तरह भी कर सकते हो, द टोटल करंट, द सम, द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट एट अ जंक्शन इज इक्वल्स टू 0। आप इस तरह भी लिख सकते हो। हाँ, ऐसा ऐसा बिल्कुल आप लिख सकते हो, टोटल एंटरिंग इज इक्वल, बस करंट का वर्ड इस्तेमाल कर लेते साथ साथ तो बहुत ही बेहतरीन हो जाता ये। टोटल एंटरिंग इज इक्वल टू टोटल लीविंग, ये बहुत ओपन डिस्कशन हो जाएगी इस बात की। सही है ना? तो आप लिखेंगे, तो हम लिखा कि एल्जेब्रिक सम, मैं डिफरेंट वे में लिख रहा हूँ क्योंकि सब तकरीबन एक जैसा आंसर दे चुके हुए ना, तो मैं इसका एक ऑल्टरनेट स्टेटमेंट यूज कर, एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट एट अ जंक्शन इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो टोटल करंट एंटरिंग इज इक्वल टू टोटल, ये ना छोटी छोटी मिस्टेक होती है, हम बाजू बात लिख देते हैं, हमारे जहन में था करंट लेकिन हमने करंट लिखा नहीं। तो अब ये एक ओपन डिबेट है भाई कि भाई आप किस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हो यहाँ पे। समझ में आ रही बात? चलिए जी। अच्छा जी, अच्छा ये गलती है ना, यहाँ गलतियां लगती नहीं है, पेपर के अंदर ये फिर बड़ी गलती है। अच्छा, वो कहता है अ बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड टू अ फिलामेंट लैम्प एंड अ रेजिस्टर। एक बैटरी दे रखी हुई है आपको, और बैटरी की जो EMF की वैल्यू दैट्स 12 वोल्ट, बैटरी के साथ एक इंटरनल रेजिस्टर लगा हुआ है, रेजिस्टेंस की वैल्यू, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू R दे रखी हुई है। जो टोटल करंट बैटरी से निकलता हुआ नजर आ रहा है दैट इज 3.6। एक रेजिस्टर और एक लैंप पैरेलल में लगे हुए हैं आपके पास, और जो आपके पास करंट की वैल्यू इस वक्त रजिस्टर के थ्रू जा रही है दैट इज 2.1। तो इसका मतलब ये है कि द वैल्यू ऑफ करंट जो कि इस वक्त आपके पास लैंप से गुजर रही होगी दैट वुड बी 1.5 एम्पियर। ऐसे ही है। अच्छा, आगे उसने बोला द करंट, अच्छा ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हुए हैं, और इस लैंप का IV ग्राफ हम लोग को शो कर रखा हुआ है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछता है। डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द लैम्प इन फिगर 6.1। रेजिस्टेंस आपको मालूम करनी है। देखिए रेजिस्टेंस आप निकालेंगे हमें, अच्छा अच्छा, रेजिस्टेंस की वैल्यू आप निकालेंगे V/IR से, ठीक है। करंट हम ऑलरेडी रिड्यूस कर चुके हुए हैं 3.6 माइनस 2.1 करके, वो हमने 1.5 देख लिया था। अब मुझे वोल्टेज चाहिए। ये गलती कभी मत करना कि सर वो पैरेलल में लगा हुआ था बैटरी के तो मैंने 12 वोल्ट ही इस्तेमाल कर लिया। अब मैं 12 वोल्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास इंटरनल ड्रॉप है। तो यहाँ पे जो भी पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा होगा, चाहे वो इसके अक्रॉस आ रहा हो, चाहे वो रजिस्टर के अक्रॉस आ रहा हो, दैट वुड बी लेसर देन 12, क्योंकि देयर मस्ट बी सम ड्रॉप इन दिस इंटरनल रेजिस्टेंस आल्सो। अब जो पोटेंशियल की वैल्यू है, जो वोल्टेज की वैल्यू है, वो मैं निकालूंगा ग्राफ से, ठीक है ना। करंट तो मुझे मालूम हो ही गया था। अब मैं ग्राफ की तरफ जाऊंगा और मैं देखूंगा कि 2.1 सॉरी 1.5 करंट के ऊपर जो मेरे पास वैल्यू ऑफ वोल्टेज थी, वो मेरे पास थी तकरीबन 4.4, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है ना, एक दफा आप लोग भी इसको देख लीजिएगा कि दिस इज 4.2, 4.4, 4.6, 8 एंड 5, ठीक है। तो इट इज 4.4 वोल्ट्स, राइट। तो हमने यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू लिखी 4.4 एंड यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू आप निकालेंगे। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आप लोगों ने निकाली मेरे पास 2.9, ठीक है जी। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इज 2.9 ohms, ठीक है। अच्छा, आगे उसने आपसे बोला डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस अब किस तरह निकालोगे। देखो सिंस यू नो दैट कि जो 2.9 वोल्टेज की वैल्यू आपने निकाली है, दिस इज एक्चुअली द टर्मिनल पोटेंशियल, ठीक है ना। बैटरी पैरेलल में लगी हुई है ना, तो जो बैटरी के टर्मिनल्स के ऊपर पोटेंशियल आ रहा है वही लैम्प के अक्रॉस या रजिस्टर के अक्रॉस आ रहा होगा, ठीक है। तो टर्मिनल पोटेंशियल एक्चुअली आपके पास किस चीज के बराबर था, हमने जिक्र किया था इस बात का कि टर्मिनल वोल्टेजेस आर ई माइनस आई आर, राइट। अच्छा, आपके पास आपको वैल्यू चाहिए आई आर की, एक्चुअली आर की। तो 12 माइनस टर्मिनल पोटेंशियल हमने देखे थे 4.4 फ्रॉम द ग्राफ। नाउ द क्वेश्चन इज कि करंट की कौन सी वैल्यू लेंगे। देखें जो टोटल करंट था 3.6 वो ही बैटरी से गुजर रहा था, तो मतलब इस इंटरनल रजिस्टर को जो करंट मिल रहा था दैट वाज 3.6। तो 12 माइनस 4.4 एंड 3.6, ठीक है। तो द वैल्यू आपके पास यहाँ पर आएगी, मतलब वो वैल्यू निकाल करके बताइएगा। मतलब बस आप लोगों के पास कितनी आ रही है, 2.2, ठीक है जी, 2.1 सबके पास आ गुड हो गया। अच्छा नेक्स्ट, उसने आपसे पूछा the initial energy stored in the battery is 470 kilojoules. Assume that the EMF and the current in the battery do not change with time. Calculate the time taken for the energy stored in the battery to become 240 किलो जूल्स। कितने वक्त के अंदर जो है वो आपके पास जो एनर्जी स्टोर्ड है वो 240 किलो जूल्स तक आपके पास आ जाएगा। ईएमएफ को हम चेंज नहीं कर रहे हैं एंड किस चीज को चेंज नहीं कर रहे हैं, आप इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब जरा गिव योर सेल्फ अ चांस कि आप किस तरह निकाल रहे होंगे। सिंपल सी लॉजिक है। देखें एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर ओवर टाइम, ठीक है। और आपको यहाँ पे चाहिए टाइम की वैल्यू, सॉरी उल्टा ही लिख दिया मैंने लिखना है पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी ओवर टाइम, और आपको चाहिए टाइम की वैल्यू यहाँ पर, राइट। अच्छा, अब एनर्जी के अंदर चेंज निकालना है। तो एनर्जी का जो चेंज है दैट इज 470 माइनस 240 इंटू 10 पावर 3। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है ना कलेक्टिवली। अच्छा ड्यूरिंग दिस
क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज नहीं हुई, ईएमएफ चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि बैटरी की जो पावर थी वो चेंज नहीं होने वाली। तो बैटरी की पावर की जगह मैं V इंटू आई लिख रहा हूँ। तो बैटरी का जो आपके पास वोल्टेज वैल्यू थी, ईएमएफ वैल्यू थी, जिसको उसने बोला कि हम चेंज नहीं कर रहे, तो दैट वाज 12 और करंट इज 3.6। This would give you the time during which there was a change of energy from 470 to 240। ठीक है, तो निकालिए जरा ये वैल्यू क्या आ रही है। टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करके बताइएगा आप लोग मुझे। 5 लग रहा है बच्चों कैलकुलेशन में। 5324, तो टू सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से 5300। साथ अपनी कैलकुलेशन चेक करो दोबारा से। 5324 आंसर आ रहा है, ठीक है, लेकिन टू सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर सेंस आंसर देना है, तो आई राइट 5300 सेकेंड्स। ठीक है, चलें जी, आगे बढ़ जाए। अच्छा, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन तो अभी भी चल रहा है। अच्छा, उसने आपसे, अच्छा एक्सप्लेन कर दो बेटा। देखो, उसने आपसे कहा था कि एनर्जी जो स्टोर हुई भी थी, दैट वाज इनिशियली 470 किलो जूल्स, एंड आफ्टर अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम एनर्जी रिड्यूस टू 240 किलो जूल्स। ठीक है ना। उसने आपसे पूछा वो टाइम निकाल दे जिसके अंदर इतना ही काम हो सकता है। सही है। अच्छा, दिस इज 10 की पावर 3 बेटा, दिस इज 10 की पावर 3, राइट। चलें, तो अच्छा, अब मैंने कौन सी लॉजिक यूज की, मैंने पावर रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी वाला जो है ना लॉजिक इस्तेमाल किया। ठीक है, तो वहां से मैंने टाइम को सब्जेक्ट बनाया था, चेंज इन एनर्जी डिवाइडेड बाय द पावर। पावर को मैंने यहाँ पे क्यों यूज कर लिया था, क्योंकि उसने मुझे बोला था कि ईएमएफ एंड करंट डज नॉट चेंजेस, तो ईएमएफ एंड करंट डज नॉट चेंजेस, तो उसका मतलब है कि पावर की वैल्यू चेंज नहीं होती, मेरे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से मैंने इसलिए टाइम निकाला। आई बात समझ में। चलो, नेक्स्ट पार्ट में वो आपसे बोलता है द फिलामेंट वायर of the lamp is connected in series with the adjacent copper connecting wire of the circuit as illustrated। ठीक है, तो कॉपर वायर्स हैं आपके पास और उसके साथ में आपके पास फिलामेंट वायर बीच में लगा हुआ है। उसने बोला some data for the filament wire and the adjacent copper connecting wire are given in table। क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दोनों का गिवन है। उसने बोला कि फिलामेंट लैम्प का अगर एरिया ए है तो कॉपर 360 टाइम्स ऑफ ए है, सो ग्रेटर अमाउंट। ठीक है ना। नंबर डेंसिटी आपको इसकी अगर एन गिवन है तो उसने बोला इसकी नंबर डेंसिटी होगी 2.5 टाइम्स ऑफ एन। नंबर डेंसिटी का तरीके से आ गया। एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड आपको मालूम करने की जरूरत है, तो एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड का बल्कि रेशो मालूम करना है, रेशो ऑफ एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन फिलामेंट वायर एंड इन कॉपर वायर। तो देखो, एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड का जो फॉर्मूला था आपके पास, दैट वाज आई ओवर एन ए क्यू। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, आई एन ए क्यू। अब यहाँ पे देखो, ऐसा है कि ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ फिलामेंट वायर, तो यहाँ पे एन होगा फिलामेंट वायर का, एरिया होगा फिलामेंट वायर का, यहाँ पे एन होगा कॉपर वायर का और एरिया होगा कॉपर वायर का। वेर एज करंट दोनों के अंदर सेम होगा, सिंस सीरीज है, क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन ही जा रहे हैं, तो चार्ज की वैल्यू दोनों के अंदर क्या होगी, सेम होगी। तो मैं सिंपली इसको इस तरह लिख सकता हूँ। चलो, मैं एक स्टेप बढ़ा के लिख दूंगा क्योंकि थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहती है बच्चों के इसके अंदर। तो क्रॉस सेक्शन एरिया पहले मुझे फिलामेंट वायर का और उसका यूज करना है, तो मैंने लिखा है इसको एन इंटू ए
डिवाइडेड बाय 1 ओवर कॉपर वायर के लिए यही वैल्यू रहेगी 2.5 टाइम्स ऑफ एन एंड 360 टाइम्स ऑफ ए। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। अगेन एन 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 कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, एन इन ए, यहाँ पे ए था जो कि कैंसिल आउट हो चुका था आपके पास। ठीक है, तो सिंपली दिस वुड बी 360 इंटू 2.5। सही है, तो जल्दी से वैल्यू निकालिएगा। मैंने बस स्टेप बढ़ाया है, आप एक ही स्टेप के अंदर इसको करके फाइनली ये वाली स्टेटमेंट ला सकते थे। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपके पास 720 800 900 आपके पास आंसर आ जाना चाहिए। द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज वुड बी 900। सही है, ओके, दिस वाज वन लॉन्ग क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन। आज हम लोगों ने पेपर काफी जल्दी स्पीड में सॉल्व किया है, जबरदस्त, इम्प्रूविंग। The result of the alpha particle scattering experiment provide evidence for the structure of the atom. Result 1. The vast majority of the alpha particle pass straight through the metal foil or are deviated by small angles. Result 2. Very small minority of alpha particle is scattered through angles greater than 90 degrees. State what may be inferred, deduced फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड रिजल्ट 2। हमने ये दोनों चीजें जो है अल्फा स्कैटरिंग के अंदर देखी थी, जिसके अंदर एक में था कि जनाब जो पहला रिजल्ट है आपके पास के मेजॉरिटी जो है वो आपके पास स्ट्रेट निकल गए थे, और जो मतलब बहुत ही लो अमाउंट ऑफ वेरिएशन थी एंगल्स की। और दूसरा ये था कि आपके पास कुछ थे जो कि बहुत ही लार्ज एंगल मोर देन 90 के ऊपर वो रिफ्लेक्ट बैक कर गए थे, हम ये बोले उसको, इतना ज्यादा स्कैटर कर गए थे। तो रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 दोनों से हमारे पास क्या चीजें आई थी। ठीक है, रिजल्ट 1 अगर वो बोल रहा है कि जनाब मैक्सिमम जो है वो गुजर गए थे, दैट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज वेरी वेरी स्मॉल, ये बात रिजल्ट 1 से एग्जैक्टली ये बात। ठीक है, इसको इस तरह भी लिख सकते हो। बेसिकली जो हम लोगों ने लिखा था ना, वो ये था कि रिजल्ट 1 से जो हमने कहा था कि मोस्ट एरिया ऑफ द एटम इज बेसिकली एम्प्टी। ठीक है ना, या फिर उसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, जैसे अयान साहब आपने बोला कि जी द न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द एंटायर साइज ऑफ द एटम। ठीक है, तो रिजल्ट 1 की कंक्लूजन आपके पास थी कि मोस्ट एरिया या मोस्ट था most of the atom is empty। ठीक है, या फिर इसी बात को आप दूसरी तरीके से लिख सकते हैं कि साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एंटायर एटम। ठीक है ना, एक ही चीज के दो तरीके। अब रिजल्ट 2 में क्या लिखा हुआ था, अ वेरी स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड थ्रू एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री। इससे हमें ये पता चला था कि न्यूक्लियस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि अल्फा हमारे पॉजिटिव चार्ज था तो वो अल्फा रिपेल हो रहा था। ठीक है, एंड दैट पॉजिटिव चार्ज ऑफ अल्फा, द चार्ज ऑफ अल्फा जो है वो आपके पास न्यूक्लियस में मौजूद है, या फिर हमने बोला था कि एंटायर मास या मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द न्यूक्लियस इज कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन, बिल्कुल सेंटर के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो, जैसे देखो उसको दिया भी उसने 2 नंबर का है क्योंकि बात भी ज्यादा है इसके। तो सबसे पहले हमने कहा था न्यूक्लियस इज चार्ज्ड एंड मोस्ट मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। ठीक है ना, बहुत ही स्मॉल साइज के अंदर। हाँ, पॉजिटिवली चार्ज आप इसको सिर्फ चार्ज भी लिख सकते हो, पॉजिटिव चार्ज भी लिख सकते हो। ठीक है ना,
उसको भी लिख सकते हो सेंटर इन अ स्मॉल या फिर वेरी स्मॉल या फिर टाइनी न्यूक्लियस, ऐसे ऐसे। ठीक है, चलिए आगे उसने आपसे कहा अ रेडियो एक्टिव डीके सीक्वेंस कंटेन्स फोर न्यूक्लियाई पी क्यू आर एस एज शोन। न्यूक्लियस एस इज एन आइसोटोप ऑफ पी। न्यूक्लियस एस जो है वो पी का आइसोटोप है। डिटरमाइन द प्रोटॉन नंबर एंड द न्यूक्लियॉन नंबर ऑफ एस। प्रोटॉन नंबर, तो अगर वो आइसोटोप है तो वो प्रोटॉन नंबर उसके पास 84 होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब न्यूक्लियॉन नंबर का क्या मतलब है? न्यूक्लियॉन नंबर मतलब मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी चाहिए होंगे। तो ये तो जनाब 84 हो गया। 83 से 84 उस वक्त होता है जब आपके पास एक बीटा नेगेटिव डीके हो। तो बीटा नेगेटिव डीके के केस में आपके पास ये चीज चेंज नहीं होगी, तो वो आपके पास 2 1 4 रहना चाहिए। ऐसा ही है, यहाँ पे सेम नहीं लिख देना, वैल्यूज लिखनी है आपको। ठीक है ना? प्रोटॉन नंबर सेम है 84, न्यूक्लियॉन नंबर में आपने एग्जैक्ट वैल्यूज उसकी पुट कर दो, तो ये आपके पास 2 1 4 होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसने बोला द कॉर्ड कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियॉन क्यू, न्यूक्लियॉन इन क्यू चेंजेस एज क्यू डिकेज टू फॉर्म आर। डिस्क्राइब द चेंज इन द कॉर्ड कॉम्पोजिशन। अच्छा, क्यू से आर में आपके पास एक प्रोटॉन बढ़ रहा है। प्रोटॉन बढ़ने का मतलब ये है कि यहाँ पर भी आपके पास बीटा नेगेटिव डीके हुआ था। बीटा नेगेटिव डीके कब होता है? जब आपके पास एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है इनटू अ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो उसका मतलब कि वो यू डी डी से यू यू डी पे जा रहा होता है। ठीक है ना? तो बेसिकली होता क्या है, आपके पास एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू अ प्रोटॉन, लेकिन उसने कॉर्क मॉडल बोला है तो आप उसको ऐसे भी बयान कर सकते हो कि भाई वो यू डी डी से यू यू डी पे जा रहा है। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि अ डाउन कॉर्ड, ठीक है ना, जो है वो चेंजेस टू एन अप। ठीक है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि अ डाउन कॉर्ड इन वर्ड्स मतलब टू एन अप। ठीक है। बस ये है कि न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू अ प्रोटॉन जो है वो नहीं चलेगा, क्योंकि उसने कॉर्ड कंपोजिशन बोली है आपके पास। अगर वो बोलता व्हाट चेंज तो जनरल बात हो जाती, लेकिन उसने आपसे स्पेसिफिकली डिमांड किया था कॉर्ड कंपोजिशन का, तो आप पूरा स्ट्रक्चर लिख दो कि भाई यूडीडी से यूयूडी कन्वर्ट हुआ, या फिर आप सिंपल लिख दो कि एक डाउन कॉर्ड कन्वर्ट हो रहे हैं अपवर्ड। चलिए जी, तो यहाँ पर हमारा May June 21 पेपर 2 2 खत्म हुआ।